नमस्कार साथियों। और आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के टोटल 20 प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। बहुत लोग बोलते थे कि सर जो है ना टाइप किया हुआ मटेरियल दीजिए, आपकी हैंडराइटिंग तो ठीक है लेकिन कई बार कुछ पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आते। तो चलिए मैंने इस बार जो है खुद ही टाइप किया है और टाइप करने में चूँकि काफ़ी वक्त लगा इसलिए मैंने 20 प्रश्नों का ही दिया है। ये कि लेकिन ये सारे प्रश्न जो है ना वो बहुत ख़ास प्रश्न हैं और इसमें अगर आप कम से कम 18 प्रश्न अगर बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और सिलेक्शन होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न लेते हैं कि शक्तियों का हस्तांतरण तथा भारत का बंटवारा, यह दोनों प्रक्रियाएं कितने दिनों में पूरी कर ली गई थी। हम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान बना था, तो शक्तियों का हस्तांतरण और भारत का बंटवारा ये दोनों प्रक्रिया कितने दिनों में कर ली गई थी। देखिए ये सब छुपे हुए प्रश्न हैं और ये दोनों का ही पार्ट है। पॉलिटी में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा स्टैंडर्ड बुक में, अन्यथा जो है ये जो विपिन चंद्रा की बुक है उसमें भी आपको जो है, अगर ओल्ड वाली है तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कितने दिनों में पूरी कर ली गई थी इस पे मत जाइए। ये जो इसमें जो है इस वाले पे नहीं जाना है। जैसे सबसे सभी प्रश्नों में जो है ना आपको ए वाले सेक्शन में, ये जो ए वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको ये बिंदु मिलेगा, तो इस बिंदु पे नहीं जाना है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे भी बिंदु मिलेगा तो इस पे भी नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड्स में या आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगा कि इस तरह के बिंदु नहीं रहेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली डिजिट के पास जैसे 1 2 3 के पास वो बिंदु है और ए पर बिंदु है। तो सही उत्तर को हम लोग देखते हैं कि कितने दिनों में ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। तो हम लोग देखें तो सही आंसर है इसका 72 डेज़ में, यानी 72 दिन में। जून 1947 में शक्तियों का हस्तांतरण संपन्न हुआ। तत्पश्चात अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। उस समय दो पाकिस्तान बने थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश हो गया। तो कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस में आपको उलझा सकते हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर लगती है उसको कौन सी रेखा बोलते हैं, कौन सी लाइन उसको बोलते हैं, बॉर्डर का डिवाइड करने वाली लाइन को। तो जो पाकिस्तान और भारत जो डिवाइड हुआ था वही उस लाइन का नाम होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस लाइन का नाम बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है, बहुत बार सारे एग्जाम्स ने पूछा है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी रहती है विनय दामोदर सावरकर को लेकर के, और उनके काम को लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं उनको बहुत सारा अप्रिशिएट भी करते हैं रेगुलर वे में। तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो विनय दामोदर सावरकर थे। अब देखिए यहाँ से ये सबको लगभग प्रश्न का उत्तर आता होगा, लेकिन प्रश्न को अगर थोड़ा डीप में चले जाएं तो लोगों को उलझा देंगे। कुछ फैक्ट्स हैं जो जानना ज़रूरी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं इसके उत्तर में। तो विनय दामोदर सावरकर तो उत्तर होगा ही। और देखिए अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनय दामोदर सावरकर ने की थी। इसकी शुरुआत 1899 में नासिक में मित्र मेला के रूप में हुई। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई। चाहें तो इसका उत्तर देने के लिए वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके उसका उत्तर दें और हर कोई कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कितने उत्तर उसके सही हुए, और ईमानदारी से बताएं। ईमानदारी आप ही के काम आएगी। मैं बहुत लोगों को निजी रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन जितने लोग मुझे कमेंट करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं कि लोग एक्टिव हैं। तो देखिए ये हुई थी सूरत में। तो सूरत प्रेसिडेंसी या प्रांत की स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1612 ईस्वी में स्थापित की गई। यह 1687 तक अस्तित्व में रही। तत्पश्चात प्रेसिडेंसी को बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। ऑप्शंस भी देख लीजिए इसको। किस संगठन द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। देखिए ये
इंडिया हाउस के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका इंडिया हाउस नामक संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती थी। अब बताइए इंडिया हाउस कहाँ पर था। देखिए इंडिया हाउस जो है वो कहाँ पर था, मदन लाल धिंगरा इससे किस तरह संबंधित थे, कर्नल वाइली की हत्या उन्होंने क्यों कर दी थी, ये सब थोड़ा डीप में आप जानेंगे ना तो बहुत अच्छा है। वाइन लाइनर रटना बहुत समझदारी का काम नहीं है, थोड़ा डीप में अगर सब चीज़ आता है ना तो श्याम जी कृष्ण वर्मा का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कैसे उन्होंने इंडिया हाउस बनाया, कैसे कर्नल वाइली उनकी जासूसी करता था, जिसके लिए किस तरह से मदन लाल ढींगरा ने उनकी हत्या कर दी और फांसी चढ़ गए। तो यहाँ से जो है ना कई सारे प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं, एक चीज़ से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। देखिए अनुशीलन समिति, ठीक है ना, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, क्या नाम था अनुशीलन समिति के संस्थापक की। मेरे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देखिए, यहीं पर मैंने दिया हुआ है, इसी चैनल पे दिया हुआ है, पर्याप्त मटेरियल है, बहुत जगह पे मैंने खूब डिस्कशन किया है, उसके तरफ भी ज़रूर जाइए। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में की गई थी। अरविंदो घोष तथा बारिंद्र घोष जैसे क्रांतिकारी इस संगठन में शामिल थे। अनुशीलन समिति की एक शाखा जो थी ना वो पटना में भी थी, और कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि अनुशीलन समिति क्या थी, तो एक क्रांतिकारी संगठन था वो। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की। चलिए देख लेते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्नाह ने यह घोषणा की थी। यह विद्रोह सरदार पटेल की मध्यस्थता के बाद समाप्त हुआ। उन्होंने MS खान के साथ बैठक करने के बाद इसकी घोषणा की। इसी प्रकार की घोषणा मोहम्मद अली जिन्नाह ने कलकत्ता में की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आश्वासन के बाद विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया, परंतु फिर भी कई विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट मार्शल किया गया व बर्खास्त कर दिया गया। 1823 फरवरी के बीच घटी इस घटना में भारतीय नौसेना के जवानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हड़ताल की थी। पहली बार शायद ब्रिटिशों को इतना बड़ा झटका लगा था, और ये सब कारण था कि ब्रिटिश यहाँ से चले गए। कुछ टाइपिंग एरर्स है, तो टाइपिंग एरर्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए। इल्बर्ट बिल के कारण भारत में काफ़ी नस्लीय विवाद हुआ, यह सब कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले हुआ। दूसरा है, इस बिल के द्वारा वायसराय रिपन भारतीय दंड संहिता से नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। अब बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। पॉज करके अपना उत्तर सोच लीजिए, मैं बता देता हूँ। तो 1 और 2 दोनों सही है। इल्बर्ट बिल 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। यह बिल वायसराय परिषद के कानूनी सलाहकार सर CP इल्बर्ट द्वारा तैयार किया गया था। इस बिल की व्यवस्था के तहत भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। इससे पहले भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। इस बिल के प्रति अंग्रेजों में काफ़ी असंतोष था। 1884 में इस बिल को लागू किया गया। 8वां प्रश्न है, इनमें से किसने संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किया। महत्वपूर्ण किताबें या पत्र पत्रिकाएं हैं ना, उनके प्रकाशक जो हैं एकदम फेवरेट्स होते हैं, UPSC के भी, BPSC के भी, UPPCS की भी, और सभी PSC के। तो ये सब तो नॉर्मली घोटते रहना चाहिए। चलिए इसका प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूँ मैं। तो राजा राम मोहन राय ने किया था संवाद कौमुदी का। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी। इसे राजा राम मोहन राय ने शुरू किया। इस पत्रिका की स्थापना 1819 में की गई थी। 1836 में इस पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया गया था। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा। ऑप्शंस देख लीजिए, पॉज करके अच्छे से मन में सोच लीजिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। सालबाई की संधि।
सालबाई की संधि पर 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर मराठा साम्राज्य व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह संधि पहले मराठा ब्रिटिश युद्ध के बाद तय की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केस के सिलसिले में विनय दामोदर सावरकर को अंडमान निकोबार की कुख्यात सेलुलर जेल में उम्र कैद की सजा के लिए भेजा गया? सारे ऑप्शंस देख लीजिए, 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है ना। देखिए, नासिक षड्यंत्र था वो। तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। 21 दिसंबर 1909 को अभिनव भारत सोसाइटी के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कड़कड़े ने AMT जैक्सन नामक ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या कर दी। इस हत्या को नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस केस के संबंध में अभिनव भारत के 27 सदस्यों को जो है वो सजा हुई थी, जिसमें कि विनय दामोदर सावरकर भी शामिल थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को दर्शाया गया? चलिए, आपने उत्तर सोच लिया। तो वो था चार्टर एक्ट 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ब्रिटिश भारत पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता का विवरण किया गया और भारत में शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1 लाख रुपए भी आवंटित किए गए। इस अधिनियम के द्वारा इसी मिशनरी को भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरी को दे दी गई अनुमति अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। वो था चार्टर एक्ट 1813। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा? रिपीटेशन है ना, सालबाई की संधि थी, मैंने इसको पहले बता रखा है। सालबाई की संधि पर 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह संधि पहले मराठा ब्रिटिश युद्ध के बाद तय की गई थी। देखिए, जो आपस में लड़ते रह रहे थे ना, भारत के राजे रजवाड़े वगैरह, वो ब्रिटिश साम्राज्य के आगे उन्होंने आराम से घुटने टेक दिए, क्योंकि ब्रिटिश सेना संगठित थी। संगठन में शक्ति होती है, संगठित रहना चाहिए हमेशा ही। अलिया विश्वविद्यालय सबसे पहले मुस्लिम विश्वविद्यालय में से एक है। यह विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? चलिए, थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा, लेकिन इसको भी हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट ही मानेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत बाद तक हम लोग दे सकते हैं, जरूरी थोड़े है कि इन द बॉक्स हम लोग सोचें। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, टीचर वो नहीं होता है जो सिलेबस को कवर करता है। दरअसल टीचर वो होता है जो सिलेबस को अनकवर करता है। चलिए, सोच लिया आपने, उत्तर बताता हूँ मैं। तो था पश्चिम बंगाल। आलिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1780 में की गई थी। इसकी शुरुआती नाम मोहम्मडन कॉलेज ऑफ कलकत्ता था। अब है, नीचे दिए गए कथनों पर अवलोकन कीजिए। आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन्स। ऊपर दिए गए विकल्पों की स्थापना का उचित क्रम बताएं। देखिए, बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उसके उत्तर आप बहुत आराम से ढूंढ पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में भी। ऐसे नॉर्मली भी आप अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, तो भी आप सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे, इवन अगर ई ऑप्शन है तो भी। तो देखिए, 2, 1, 3 होगा। आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन की स्थापना 1787 में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई, जबकि कलकत्ता अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन की स्थापना 1800 में की गई। बंगलौर का प्रसिद्ध लाल बाग उद्यान किस शासक के द्वारा कमीशन किया गया था? इसके सारे ऑप्शंस को देख लीजिए अच्छे से। चलिए, उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, मैं उत्तर बता देता हूं। तो ये था हैदर अली। लालबाग उद्यान को 1760 में हैदर अली ने कमीशन किया था, जबकि उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने इसे पूरा किया था। दक्षिण भारत के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार कब बनी?
बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दक्षिण भारत में कब बनी? दक्षिण भारत में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ पर है और कौन है उसके सीएम, मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। बड़ा कंट्रोवर्सी रहता है कई बार। भाई येदियुरप्पा ने मतलब इतने ज़्यादा उनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, फिर भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी, हथिया रखा था, बहुत सारे इश्यूज़ है। तो ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। राज्यपाल कौन है कर्नाटक के, मुख्यमंत्री कौन है, बीजेपी वहाँ कैसे सरकार बना लेती है, बेसिक आइडिया ज़रूरी है इसका रहना। देखिए 2008 में पहली बार बनी थी, तो 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनी थी। यह दक्षिण भारत का ऐसा पहला राज्य था जिसने भाजपा की सरकार बनी। 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में 224 में से 110 सीटें मिली थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जेम्स ऑगस्टस एकी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं, चलिए आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्या उत्तर होना चाहिए। मैं उत्तर बताता हूँ। तो उनको कहा जाता है भारतीय प्रेस के पिता। तो जेम्स ऑगस्टस एकी ने 1780 में भारत के पहले अखबार बंगाल गजट की शुरुआत की थी। भाई ये तो सबको मालूम होगा कि जेम्स ऑगस्ट एकी ने 1780 में बंगाल गजट की शुरुआत की थी, लेकिन बहुत कम जगह पर उनको जो है भारतीय प्रेस के पिता लिखा गया है। मैं समझता हूँ कि शायद विपिन चंद्रा की बुक है जिसमें इनको लिखा गया है भारतीय प्रेस के पिता। एक लाइन में इसको लिखा गया है, वहीं से इस प्रश्न को पिक कर लिया गया। तो किताब में ऐसा ही होता है कि एक लाइन से कहीं से भी प्रश्न को पिक कर लिया जाए। अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार चुना गया? चलिए मैं उत्तर बता देता हूँ। तो दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी पहली बार 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर 1893 में और 1906 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। बाद में दादा भाई नौरोजी जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे, बहुत सारे मैगजीन्स निकाले पारसियों के सुधार के लिए, बहुत सारे काम किए उन्होंने। तो खैर हम लोग अच्छे से इनको पढ़ेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को। भाई लंदन में जाके वहाँ के संसद सदस्य बने, तो ये बहुत खास रहा ये बात। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, बुकर प्राइज़ जीतने वाली अरुंधति राय को बुकर प्राइज़ से किस वर्ष सम्मानित किया गया? बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। अंग्रेजी लेखन के लिए लंदन में मिलता है और एक भारतीय को बुकर पुरस्कार मिलना ये बहुत उपलब्धि की बात है। तो आखिर कब दिया गया अरुंधति राय को? 1997 में दिया गया। अरुंधति राय को 1997 बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया। यह उपन्यास 1996 में प्रकाशित हुआ था। यह अरुंधति राय का पहला उपन्यास था, पहले उपन्यास को ही बुकर प्राइज़ मिला था। और इसके बाद तो अरुंधति राय काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई भारत में। कई सारे नर्मदा बचाओ और बाकी कई सारे जो सोशल काम थे उसमें अरुंधति राय का इन्वॉल्वमेंट हो गया। उनकी किताब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी बहुत अच्छी बुक है, खास करके 2 बच्चों के ऊपर में है। और बस मतलब बहुत अच्छी बुक है, मतलब कैसे जज और कैसे वो छुट्टियां बिताने आते हैं। मैंने ये किताब अच्छे से पढ़ रखी है, लेकिन फिर कभी किताबों के बारे में भी किसी और चैनल पे मैं जानकारी दूंगा। अभी के लिए सिर्फ अपने टॉपिक पे ही स्टिक रहते हैं, क्योंकि प्री निकालना है सभी को। आखिरी क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन कि 1996 में संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूनेस्को में किस भारतीय के नाम पर सहिष्णुता व अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार गठित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए किसके नाम पे दिया गया। चलिए उत्तर ही देख लेते हैं सीधा, इसका मैं उत्तर ही बता देता हूँ। तो मंजीत सिंह। मंजीत सिंह का जन्म 16 अप्रैल 1924 को ब्रिटिश भारत के लाहौर में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आज़ादी के बाद उन्हें भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश दिया गया और कई देशों में इन्होंने सेवाएं दी थी। तो इन्हीं के नाम पर है ये। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और बस अगर आपके 18, अब तो एक प्रश्न मैंने रिपीट किया था तो मैं अपना वो कर, अगर आपके 19 क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो बस समझिए कि प्री आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इससे कम है तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने काफ़ी प्रश्नों का सेट दिया हुआ है, इस पे इतना दिया है कि प्री
आराम से होगा, दिक्कत नहीं आएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।